एक गरीब लड़की अपनी शादी की शॉपिंग के लिए एक दुकान से कपड़े खरीद रही थी। तभी वहां पर एक भिखारी आता है जो दुकानदार से कहता है कि अगर तुम मुझे एक रोटी खिलाओगे तो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। अब इस बात को सुनकर जो दुकानदार होता है वह उस पर हंसने लगता है और उससे कहता है कि जाओ जाओ, ये तरीका पुराना हो गया और तुम कहीं और जाकर अपना टाइम पास करो। लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति फिर से उससे कहता है। तो इसके बाद जो दुकानदार होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वह धक्के देकर उस बुजुर्ग भिखारी को वहां से निकाल देता है। इसके बाद ये जो लड़की होती है जो यहाँ पर खरीदारी कर रही थी, उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है और उसके बाद वह उस बुजुर्ग बाबा को 10 रोटी होटल से पैक करवा कर दे देती है और कहती है कि बाबा अब भी खा लेना और शाम के समय भी तुम्हारे लिए रोटी काफी होंगी। इसके बाद बुजुर्ग भिखारी कहता है कि बेटी, आपने मुझे 10 रोटी दी है ना, तो आपके पास 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे और आप चिंता मत करो। लेकिन तभी वह लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि बाबा रुपए की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से अपना पेट भर लो, यही काफी है। ऐसा कहकर वह लड़की अपने घर चली जाती है। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा होता है कि उस लड़की की पूरी जिंदगी बदल जाती है और उसे 10 करोड़ रुपए सच में ही मिल जाते हैं। कौन था यह भिखारी और किस वजह से उस लड़की को 10 करोड़ रुपए मिले थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुजरात के एक बहुत बड़े शहर के अंदर एक गरीब बस्ती में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और साथ में उनके 4 बच्चे हैं। बड़ी बड़ी 3 बेटियां हैं और सबसे छोटा एक लड़का है। यहाँ पर जो पिता है वो ऑटो चलाया करते हैं और ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम संजना होता है वह जवान हो जाती है और जैसे ही बेटी शादी की होती है तो उसके बाद पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। लेकिन ढूंढने से उसे कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं मिलता है और जो भी अच्छे लड़के उसकी बेटी के लिए उसे मिला करते वह दहेज में ढेर सारा रुपए पैसा मांगा करते और इस बात को देखकर पिता पीछे हट जाते हैं। ये बातें संजना को भी पता चलती हैं जब उसके माता पिता किसी भी रिश्ते की मनाही होने पर एक दूसरे से बातें करके परेशान हुआ करते। तो यहाँ पर बेटी इन बातों को सुन लेती है और अंदर ही अंदर घुट घुट कर रोने लगती है। अब बेटी को पिता ने पढ़ाया लिखाया था और वह सोचने लगती है कि क्यों ना मैं पढ़ लिख कर नौकरी लग जाऊं। अगर मैं नौकरी लग जाऊंगी तो उसके बाद हो सकता है बिना दहेज के मेरी शादी हो जाए। और इसी बात को सोचकर जो संजना होती है वह इधर उधर स्कूलों में प्राइवेट नौकरी ढूंढने लगती है ताकि उसे एक टीचर की जॉब मिल सके और जब वह कुछ पैसे कमाएगी तो कोई ना कोई अच्छा घर उसे बिना दहेज के एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी बात को सोचकर वह नौकरी ढूंढती है और ढूंढने से उसे एक नौकरी मिल जाती है पास ही के स्कूल में और वहां पर जाकर वह बच्चों को पढ़ाने लगती है। लेकिन धीरे धीरे अब तक संजना की उम्र 28 साल हो गई थी और उसकी उम्र कुछ ज्यादा होने के कारण अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लगे थे। पिता जोर शोर से उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं और अब जब बेटी की नौकरी लग गई है तो उसके बाद रिश्ता ढूंढने में आसानी होती है और तभी एक लड़का उन्हें मिल जाता है। जो लड़का संजना से शादी करने के लिए तैयार था उसके दहेज की मांग भी काफी कम थी। यहाँ पर जो संजना के पिता होते हैं उससे उन्हें कहा था कि हमें ज्यादा पैसा रुपया नहीं चाहिए, केवल अब शादी ठीक ठाक तरीके से कर देना और कोई भी बात नहीं है। संजना के पिता इस बात को सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं और उसके बाद अपनी बेटी की शादी की उससे हामी भर लेते हैं। और यह बात जैसी संजना को पता चलती है तो उसे भी इस बात की तसल्ली होती है कि आखिरकार उसकी शादी हो जाएगी और माता पिता के सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। यही सोचकर संजना भी खुश होती है। अब दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। यहाँ पर जो संजना होती है वह अपने लिए इधर उधर शॉपिंग करने के लिए जाती है और पिता इधर उधर से कर्जा लेकर पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवा सकें और कोई भी कसर उसकी बेटी की शादी में ना रह सके। इधर रिश्तेदारों तक भी ये बात पता चल गई थी कि संजना की शादी होने वाली है क्योंकि पिता ने रिश्तेदारों से भी कर्जा लिया था और उसके बाद ही अपनी बेटी की शादी करा रहा था। तो सभी लोग बड़े खुश थे। लेकिन तभी एक दिन शाम के समय संजना की ननद का फोन संजना के पास आता है और वह फोन पर उससे बात करने लगती है। संजना भी अच्छी तरह से बात करती है। लेकिन तभी जो संजना की ननद होती है वह कहने लगती है कि देखो भाभी, जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो उसके बाद जो आपकी तनख्वाह होगी आपको उसे मुझे देना होगा। अब यह बात संजना को एकदम से खटक जाती है क्योंकि संजना बड़ी ही अच्छी लड़की है। वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया करती, सभी के ऊपर दया दृष्टि रखा करती। लेकिन उसका जो परिवार में शादी होने वाली है उसमें रहने वाली उसकी ननद अभी से इतनी लालची है कि वो शादी से पहले ही उन पैसों के लिए उससे बोल रही है जो पैसे वो खुद अपनी मेहनत से कमाया करती है। लेकिन यहाँ पर वह किसी भी तरह से माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी तो इसी वजह से चुपचाप अपनी ननद से हामी भर लेती है और उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं। अब शादी को तकरीबन 3 महीने बच गए थे और 3 महीने पहले यहाँ पर
संजना अपने लिए इधर उधर शॉपिंग करती है। हालांकि उसके पास पैसे कम हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके इन पैसों से अपनी शादी को संपन्न कराना चाहती है और एक कपड़ों की दुकान पर पहुंच जाती है अपनी जरूरत के लिए कपड़े खरीदने के लिए। वहां पर जाने के बाद वह अपने लिए कपड़े पसंद करती है और उसे कपड़े पसंद भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे वो दुकानदार से इनका बिल बनाने के लिए कहती है तो बिल बनता है 9,500 रुपए का और संजना के पास केवल 5,000 रुपए ही थे। अब ये सारे कपड़े उसे पसंद थे, लेकिन यहाँ पर जब 9,500 का बिल बन गया था तो संजना कहने लगती है कि अंकल जी ये तो काफी ज्यादा है, थोड़े पैसे कम कर लीजिए ना, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर जो दुकानदार होता है वो एकदम से कहने लगता है कि देखो बेटा, यहाँ पर तो यही रेट मिलेगा, अगर आपको सस्ते कपड़े चाहिए तो आप किसी और दुकान में चली जाओ, मेरी दुकान एक ही दाम की दुकान है। ऐसा कहकर वह संजना को चुप करा देता है और ऊपर से संजना को ये कपड़े पसंद भी आ रहे थे, तो वह सोचने लगती है कि क्यों ना इनमें से छटनी कर दूं और कुछ कपड़ों को रहने दूं और बाकी कुछ कपड़े जो मुझे पसंद है उनको अपने साथ ले लेती हूं। यही सोचकर वह कपड़ों को पलट पलट कर देख रही थी, लेकिन इतनी देर में उस दुकान के ऊपर एक बुजुर्ग व्यक्ति जो काफी ज्यादा बुजुर्ग था, उसने मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ बड़ी हुई थी। देखने से लग रहा था कि काफी ज्यादा परेशान है और कई दिन से भूखा भी है। वह वहां पर आता है और आने के बाद जो दुकानदार उस दुकान पर बैठा हुआ था उससे कहने लगता है कि बेटा, अगर तुम मुझे एक रोटी खिलाओगे तो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। अब इस बात को सुनकर जो वह सेठ होता है वो कहता है कि बाबा आगे जाओ, यहां पर कोई भी नहीं है। लेकिन तभी जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जो भिखारी था, वह कहने लगता है कि बेटा मैं सही कह रहा हूं, अगर तुम मुझे एक रोटी खिलाओगे तो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। अब इस बात को सुनकर जो दुकानदार होता है वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम मुझे दोगे 1 करोड़ रुपए? तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं कहां देने वाला हूं, ऊपर वाला तुम्हें 1 करोड़ रुपए देगा जब तुम भलाई करोगे। तो वो कहने लगता है कि अगर ऊपर वाले पर तुम्हें इतने विश्वास है तो अपने लिए भलाई करवा लो, मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो, दुकानदारी का टाइम है, तुम यहां से चले जाओ। लेकिन फिर से वो बुजुर्ग व्यक्ति उससे आग्रह करता है और इसके बाद जो दुकानदार होता है उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है और वह उस बुजुर्ग भिखारी को धक्के देकर अपनी दुकान से बाहर निकालने लगता है। बुजुर्ग भिखारी बार बार उसे रोकता है, लेकिन वह उसे जोर जोर से धक्के देकर दुकान से बाहर कर देता है। अब ये सब कुछ वहां पर खड़ी होकर संजना देख रही थी और इस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर उसके दिमाग में ढेर सारे ख्याल आ रहे थे। जब इसने पहली बार यह कहा था कि मुझे 1 रोटी दोगे तो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तो उसके बाद यह सोचने लगती है कि देखो अपना पेट भरने के लिए कैसे झूठ बोल रहा है। लेकिन जब इस दुकानदार ने उसे धक्का देकर बाहर गिरा दिया था तो उसके बाद वह सोचने लगती है कि झूठ तो ये दुकानदार भी बोला करता है अपने कपड़ों को बेचने के लिए कि बहुत अच्छा माल है, फलानी जगह से लाया गया है, ढेकी जगह से लाया गया है, लेकिन पेट भरने के लिए अगर इसने रोटी के लिए झूठ बोल दिया तो इसमें कौन सी बुरी बात है जो दुकानदार इसे धक्के देकर यहां से बाहर निकाल रहा है। उसके बाद जो वह भिखारी होता है वह वहां से उठकर एक दिशा की तरफ चलने लगता है, लेकिन तभी जो संजना होती है वह सोचने लगती है कि क्यों ना इस बुजुर्ग को रोटी खिला दूं, क्योंकि शायद इसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। यही सोचकर संजना उन सभी कपड़ों को छोड़कर वहां से उस बुजुर्ग की तरफ चलने लगती है और दुकान पर ही खड़ी होकर उस बुजुर्ग बाबा को आवाज लगाने लगती है। जैसे वो बुजुर्ग बाबा को आवाज लगाती है तो बुजुर्ग बाबा पीछे मुड़कर देखता है और देखने के बाद उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर जो दुकानदार होता है वो कहने लगता है कि बेटी क्या हुआ, कपड़े ले जाओ। लेकिन यहाँ पर जो संजना होती है वो कहती है कि अब मुझे कपड़े नहीं चाहिए और मैं किसी और दुकान से ही कपड़े ले लूंगी, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। ऐसा कहकर संजना थोड़ी आगे बढ़ती है और इतनी देर में जो बुजुर्ग भिखारी होता है वह भी उसके पास आ जाता है। संजना उससे पूछती है कि बाबा क्या आपको भूख लगी है? तो उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो कहता है कि हाँ बेटी मुझे भूख लगी है और अगर तुम मुझे 1 रोटी दोगी तो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इस बात को सुनकर संजना मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे अब भी लग रहा था कि बुजुर्ग भिखारी झूठ बोल रहा है अपना पेट भरने के लिए। तो वो कहने लगती है कि बाबा मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, अगर आपको भूख लगी है तो चलिए मैं आपको खाना दिला देती हूँ। इस बात को सुनकर जो बुजुर्ग भिखारी होता है वह उसके साथ साथ चलने लगता है और संजना उसे लेकर एक ढाबे पर पहुंच जाती है, जो ज्यादा वीआईपी ढाबा तो नहीं था, लेकिन वहां पर खाने के लिए खाना मिल जाया करता था। तो वह ढाबे वाले से कहती है कि आप ऐसा करो, बाबा के लिए 10 रोटी पैक कर दो और 2 प्लेट सब्जी पैक कर दो। इसके बाद जो ढाबा वाला होता है वह 10 रोटी पैक कर देता है और 2 प्लेट सब्जी पैक कर देता है और यहां पर संजना उन रोटियों और सब्जी को लेकर उस बुजुर्ग बाबा को दे देती है। कहती है कि बाबा ये लो, इसके अंदर 10 रोटियां हैं, अब भी खा लेना और शाम को भी अगर आपको भूख लगे तो शाम को भी आप खा लेना, मैं इतना ही कर सकती हूं, इतना ही है मेरे पास, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर संजना वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जो बुजुर्ग बाबा होता है वो कहने लगता है बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तो उसके बाद संजना कहती है कि बाबा मेरा नाम संजना है। तो बुजुर्ग बाबा पूछने लगता है कि तुम रहा कहां करती हो? तो उसके बाद संजना बता देती है कि मैं पास ही की उस बस्ती में रहा करती हूं जहां पर गरीब लोग रहा करते हैं। और बाबा उससे उसके पिता का नाम भी पूछता है, तो यहां पर संजना उसे अपने पिता का नाम भी बता देती है और लास्ट में जो बाबा होता है उसको दुआ देता है, कहता है कि बेटी अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद संजना
संजना मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है। रास्ते में वो उस बुजुर्ग बाबा की बातों को याद करके ढेर सारी बातें सोच रही है, क्योंकि यहाँ पर बाबा ने कहा था कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही हुआ करता है, लेकिन संजना जितनी अच्छी थी उसके साथ उतना ही गलत हो रहा था। पहले तो उसकी शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का नहीं मिल रहा था, अब जो लड़का मिला है उसके परिवार वाले इतने बेकार हैं कि शादी से पहले उसकी तनख्वाह को अपने लिए मांग रहे हैं, और ऊपर से उसका जो पति होने वाला है वह भी काफी ज्यादा लालची है। यही बात सोचते हुए वह घर पहुंचती है, लेकिन घर जाने के बाद जो उसके माता पिता होते हैं उनके चेहरे भी पूरी तरह से लटके हुए थे। अब जो संजना ये देखती है कि माता पिता काफी ज्यादा उदास हैं, तो उसके बाद उदासी का कारण पूछने लगती है। तो यहाँ पर जो संजना के पिता होते हैं वह कहने लगते हैं, बेटी तेरे पति का फोन आया था और उसने कहा है कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए होंगे और 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, उसके बाद ही आपकी बेटी की शादी हमसे हो सकती है। अब शादी को केवल 2 से 3 महीने बचे हैं और इतने दिनों पहले मैं इतने पैसों का इंतजाम कहां से करूं, क्योंकि जहां से भी पैसा मुझे मिल सकता था सब जगह से मैंने पैसा उठा लिया है, अब मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी हमारा घर तक भी मैंने गिरवी रख दिया है इस शादी को करने के लिए, लेकिन उसके बाद अब तुम्हारे ससुराल वालों की ये डिमांड भी है। इस बात को सुनकर पूरा परिवार बहुत ही बुरी तरह से परेशान हो जाता है और घर के अंदर बैठकर ढेर सारी बातें वो सोचने लगते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के बाद रात हो जाती है, लेकिन रात तक भी जो यहाँ पर संजना होती है वह अपने आप को कोसती रहती है, अगर मैं जन्म ही नहीं लेती तो मेरे माता पिता इतने परेशान नहीं होते, क्योंकि इन बातों को सोच सोचकर उनकी आंखों से बार बार आंसू टपक रहे थे। धीरे धीरे दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह जो संजना होती है अब तक एक फैसला कर चुकी थी, और उठने के बाद वो अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी अगर वो लोग इतने पैसों की डिमांड कर रहे हैं तो उनसे आप साफ साफ मना कर दो कि हम लोग पैसा नहीं देने वाले, आप भले ही मुझसे शादी मत करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी पिता कहने लगता है कि बेटी रात भर मैंने भी इस बात के बारे में सोचा है और इससे अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। इस बात को सुनकर संजना फिलहाल चुप रह जाती है, क्योंकि वह मना करना चाहती है शादी से, उन लोगों के साथ उसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना जो पैसों के इतने लालची हों। लेकिन फिलहाल उसकी एक नहीं चलती है और धीरे धीरे कुछ देर बीत जाती है। कुछ देर बाद अचानक से उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और उसके बाद जैसे संजना दरवाजा खोलती है तो उसके बाद सामने एक कोरियर बॉय खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक लिफाफा था, और उसके बाद वह पूछने लगता है कि संजना आप ही का नाम है। तो उसके बाद संजना हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद वह उस कोरियर को उसके सामने कर देता है और कहता है कि यहाँ पर साइन कर दीजिए, ये आपका पार्सल आया है। अब इसके बाद संजना सोचने लगती है कि उसने तो कोई भी ऐसा पार्सल नहीं मंगाया और ना ही कोई उसका ऐसा फॉर्म है जिसका कोई पार्सल आने वाला था, तो ये पार्सल भला क्यों आ गया। तो वह कोरियर वाले से कहने लगती है भैया शायद आपसे कोई गलती हुई होगी, क्योंकि मैंने कोई पार्सल नहीं मंगाया है। लेकिन कोरियर वाला कहता है कि आपके पिता का नाम फलाना है ना, तो वह कहती है कि हाँ मेरे पिता का नाम यही है। तो वो कहने लगता है कि ये आपका ही पार्सल है और आपका ही एड्रेस इस पे लिखा हुआ है, तो आप इसको स्वीकार करिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे और भी पार्सल बांटने हैं। इसके बाद जो संजना होती है उस पर साइन कर देती है और साइन करने के बाद उस पार्सल को ले लेती है। अब तक उसके माता पिता भी इस बात को देखकर हैरान थे। उसके बाद यहाँ पर जो संजना होती है उस पार्सल को लेकर घर के अंदर जाती है और जैसे उसे खोलकर देखने लगती है तो उसके अंदर एक और लिफाफा था, जिस लिफाफे के अंदर जैसे वो खोलते हैं तो उसके अंदर एक चिट्ठी मिलती है और साथ में एक चेक था। वो लोग जैसे ही चेक को देखते हैं तो एकदम से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस चेक के अंदर रकम लिखी हुई थी 10 करोड़ रुपए। अब 10 करोड़ रुपए का चेक जो कि संजना के नाम से था, उसे देखकर माता पिता तो हैरान हो ही गए थे, लेकिन साथ में जो संजना होती है वह खुद भी हैरान हो जाती है। इसके बाद संजना उस चिट्ठी को जो उस चेक के साथ थी उसको पढ़ने लगती है, क्योंकि उसे जानना है कि यह चेक उसके लिए किसने भेजा है और क्या सच में ही असली चेक है या फिर किसी ने उसके साथ मजाक किया है। उसके बाद जैसे ही संजना उस चिट्ठी को पढ़ती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि कल की उस बात को, जो बात उस भिखारी ने कही थी कि अगर तुम मुझे 10 रोटी खिलाओगी तो तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इस बात को सोचकर वह चुपचाप सी खड़ी रह जाती है, लेकिन तभी उसके माता पिता कहने लगते हैं बेटी क्या हुआ, किसने भेजा है ये चेक और क्या ये चेक असली है। तो उसके बाद जो संजना होती है उस चिट्ठी को अपने माता पिता के सामने पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ था, जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसका नाम लिखा हुआ था, और उसने कहा था कि बेटी मैं वही भिखारी हूं जिसको तुमने कल 10 रोटियां दी थी और मैंने कहा था ना कि अगर तुम मुझे 1 रोटी खिलाओगी तो उसके बाद तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं तुम्हें 10 करोड़ का चेक भेज रहा हूं और इससे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, और अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो सीधा मेरे इस एड्रेस पर आ जाना, मैं तुम्हारी और भी ज्यादा मदद कर दूंगा। अब इस बात को सुनकर जो माता पिता होते हैं वो पूछने लगते हैं बेटी कौन भिखारी, कैसा भिखारी और कहां तूने 10 रोटी दी थी उसको। तो उसके बाद संजना पिछले दिन की पूरी बातें उनको बता देती है और इन बातों को सुनने के बाद माता पिता बड़े ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जैसे 10 करोड़ का चेक मां देखती है तो उसके बाद अपने सपनों को सजोने लगती है। वह सोचती है कि हम लोग एक अच्छा सा घर बनाएंगे जिसके अंदर अच्छी तरह से रहेंगे, और अब बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए भी हम आराम से दे देंगे क्योंकि हमारे पास ढेर सारे रुपए पैसे हैं। यही बात सोचकर वो खुशी हो रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर जो संजना होती है वह अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ अब हम बिल्कुल भी उन लोगों से शादी नहीं करेंगे, और बाबूजी आप फोन करके उन लोगों से मना कर दो कि हम लोग आपसे शादी नहीं कर सकते। अब इसके बाद यहाँ पर पिता
कहने लगता है कि बेटी वो बात तो ठीक है, लेकिन पहले इन बातों को कंफर्म तो कर लो क्या किसी ने वैसे ही चेक हमें भेज दिया है। इस बात को सुनकर संजना के दिमाग में भी घूमने लगता है, क्योंकि वह जानना चाहती है कि कौन थे वे बाबा। इस बात को सोचकर जो संजना होती है वह अपने माता और पिता के साथ उस एड्रेस पर जाने का फैसला करती है जो एड्रेस वहां पर लिखा हुआ था, और वह सारी बातों को जानना चाहती है। इसके बाद माता, पिता और संजना सभी के सभी उसके पिता के ऑटो में बैठते हैं और वहां से सीधा उस एड्रेस के लिए निकल जाते हैं जो एड्रेस उस खत के अंदर लिखा हुआ था। साथ में उनके खत था और उसके बाद वे सीधा उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर एक बहुत ही आलीशान बंगला है जिसके अंदर सुख सुविधाओं के सामान की कोई भी कमी नहीं है। अब जैसे ही वो लोग ऑटो को लेकर गेट पर जाते हैं तो उसके बाद जो वॉचमैन होता है वो उनसे पूछने लगता है कि आप कौन हो। तो यहां पर जब लड़की अपना नाम बताती है तो उसके बाद वॉचमैन उनसे कहता है कि ठीक है आप जाइए, मालिक आप ही का वेट कर रहे हैं। शायद मालिक को पता था कि लड़की जरूर से यहां पर आएगी। उसके बाद पूरा परिवार घर के अंदर जाता है और घर के अंदर की चकाचौंध देखकर उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा घर फिल्मों में ही देखा था, रियल लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद जो संजना होती है वह अपने माता पिता के साथ हॉल में जाती है और वहां पर वही बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था जो कल एक भिखारी के भेष में था और उसके फटे पुराने कपड़े थे। बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें देखते ही उनका स्वागत करता है और उन्हें अंदर आकर बैठने के लिए कहता है, लेकिन बैठते ही जो संजना होती है वो उससे पूछने लगती है कि बाबा आप कौन थे, और आप अगर इतने पैसे वाले थे तो आप भिखारी बनकर वहां पर रोटी क्यों मांग रहे थे। तो यहां पर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि बेटा इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। दरअसल मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मेरे पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कोई अपना कहने वाला इस दुनिया में नहीं है। ना तो मेरी कोई औलाद है, जिस पत्नी से मैंने शादी की थी वो पत्नी भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसके बाद मैंने अपने पैसों को किसी को दान करने के लिए भी सोचा था, लेकिन जिन ट्रस्टों से हम पैसों को दान करते हैं वो असली आदमियों तक पहुंचते ही नहीं है, उनको चलाने वाले इन पैसों को खा जाया करते हैं। तो मैं अपनी जायदाद का एक असली वारिस ढूंढ रहा था और इसी वजह से मैं इधर उधर ऐसे घूम रहा था। घूमते घूमते मुझे तुम मिल गई और तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम ही मेरी जायदाद के असली वारिस हो और तुम्हें ही मुझे अपना वारिस घोषित करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो इंसानियत थी वो ना तो उस पैसे वाले में थी और उसके जैसे कई पैसों वालों में भी ऐसी इंसानियत नहीं थी। इस बात को सुनकर पूरा परिवार एकदम से शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बुजुर्ग बाबा कहने लगते हैं बेटा ये घर है ना, इस घर के अंदर आपसे तुम अपने परिवार के साथ रह सकती हो। मुझे केवल एक परिवार का सहारा चाहिए जो मेरे बिजनेस को अच्छी तरह से चला सके और कोई भी दिक्कत ना हो सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माता पिता भी इतने अच्छे होंगे और तुम्हारे बहन भाई भी इतने अच्छे होंगे जितनी अच्छी तुम हो, क्योंकि परवरिश का असर बच्चों पर पड़ा करता है। इस बात को सुनकर संजना कहने लगती कि बाबा इस बात को सोचने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए और हमें कुछ समय दे दो। तो उसके बाद वह बाबा कहता कि ठीक है बेटी, आराम से तुम्हारे पास समय है और आराम से सोचकर मुझे बता देना। इसके बाद पूरा परिवार वहां से वापस लौट जाता है और उन्हें ये सब बातें सपना सा लग रही थी, लेकिन यहां पर जो कुछ भी हुआ था वो उन तीनों को पता था। और उसके बाद संजना अपने पिता से कह देती है कि पिताजी अब हम उन लोगों से शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उनको फोन करके मना कर दो। इसके बाद जो संजना के पिता होते हैं वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और यहां पर जो संजना के पिता होते हैं वह उन लोगों के पास फोन करके उनसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे बेटे से हमारी बेटी शादी नहीं करना चाहती, तो हमारा तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। अब इस बात को सुनने के बाद वो लोग बौखलाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि पैसों की तो बात होगी ना, तुम ऐसा करना पैसों को धीरे धीरे दे देना। लेकिन यहां पर संजना के पिता साफ साफ मना कर देते हैं। इसके बाद वो लोग पंचायत लेकर भी वहां पर आते हैं, लेकिन संजना के पिता उनसे कह देते हैं कि तुम लोग पैसों के लालची हो और तुमसे अगर हमारी बेटी शादी करेगी तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए हम लोग तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते और निकल जाओ यहां से। वो लोग अपना सर नीचे की तरफ करके निकल जाते हैं और इसके बाद जो संजना होती है वह अपने परिवार के साथ उस अमीर व्यक्ति के महल में शिफ्ट हो जाती है और वहां पर जाकर अच्छी तरह से रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह संजना को अपनी बेटी बनाकर वहीं के एक बहुत बड़े व्यापारी के बेटे से उसकी शादी करा देता है और शादी होने के बाद जो संजना होती है वह उस व्यक्ति के साथ अच्छी तरह से रहने लगती है। आज तक भी वो परिवार उसी घर के अंदर रहा करता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने घर का बुजुर्ग समझा करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।